हेलो एवरीवन, मैं हूं आशका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग हमारी एनसीईआरटी या फिर आप कह सकते हैं 20 मिनट सीरीज, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सोशल साइंस के, वो हम लोग 20 मिनट के अंदर जो है वो समझने वाले हैं। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और अगर आप चाहे सीएचएस की तैयारी कर रहे हो या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीएचएस, सैनिक और जेएनवी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन की हर एक तैयारी हम लोग आपको करवाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। अगर आप क्लास 8 के एनसीईआरटी देखते हो तो जो सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक है, या हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, यानी भारत के राजनीतिक मानचित्र का बदलाव जो चेंज होता है। उस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है, बहुत सारे एम्पायर्स हमें उसमें पढ़ने हैं, है ना। तो मुगल एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर है, तो वैसे ही आपका है दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। वैसे तो दिल्ली सल्तनत अगर आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो बहुत बड़ा है ना। बहुत सारी डायनेस्टीज है, बहुत सारे शासक है। बट जब हम लोग एनसीईआरटी की तरफ बाबू ध्यान देते हैं, तब हमें देखने को मिलता है कि जो हमें सिर्फ न्यू एनसीईआरटी में पढ़ना है, यानी जो हमारे एग्जाम में आएगा, वही हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे एक वीडियो मैंने भेजी थी कि जिसमें आपको बताया गया था क्या, कि उस स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि जो सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। कम सिलेबस पढ़ना भी उतना ही खतरनाक है और ज्यादा सिलेबस भी। तो आपका जो सिलेबस है आपको वही यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग बात करेंगे मेडिवल इंडिया की, मध्यकालीन भारत की, उसमें दिल्ली सल्तनत का नाम आता है। एंशियंट हिस्ट्री जो हमारी स्टार्ट होती है भारत की, वो स्टार्ट होती है हिंदू शासकों से। बीच में हमें बौद्ध और जो जैन धर्म है उसका भी आगमन देखने को मिलता है, लेकिन शासन में आपके मोस्ट ऑफ द रूलर्स वर हिंदू रूलर्स। लेकिन 711 में स्थिति थोड़ी बदलती है जब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया पर हमला करता है। ठीक है, उस समय इंडिया तो इतना बड़ा कोई एंटिटी नहीं थी एज सच, कोई इंडिया नाम की। लेकिन हाँ, आज का जो पाकिस्तान का पार्ट है सिंध, वहां पे वो हमला करता है और उसको फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन यानी पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे बताना चाहूंगी जो आपकी किताब में नहीं दिया है। 711 में आपका मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आता है। ठीक है, कौन आता है? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, पहला मुस्लिम आक्रमण। फिर जो है आपको पता होगा 17 दफा एक शख्स आता है और भारत को लूटता है, जिसका नाम था महमूद ऑफ गजनी। गजनी का शासक जिसका नाम होता है महमूद। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1025 ईस्वी में वो सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है उस पर अटैक करता है। ये तो काफी इनफेमस जो है वो इंसिडेंट है, तो ये आपको पता होगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग जो 1191 में आता है, जिसका नाम होता है, ये आता है आपके घोर। घोर एक शहर है आज के टाइम पे अफगानिस्तान में, और ये घोर का रूलर होता है, इसका नाम होता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी कई और जगहों पे भी गया था भारत में, सिर्फ यहाँ दिल्ली में आने से पहले ये कई जगहों और पे जाता है। तो लेकिन इसको हार का सामना करना पड़ता है, एक जगह जाता है। ठीक है, बहुत सारी जगह है, उस पर हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन आपकी किताब में जो मेंशन है कि ये दिल्ली पर आक्रमण करता है 1191 में, दिल्ली पे जैसे ही आक्रमण करता है, इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध जो है इसको कहा जाता है, पहली लड़ाई होती है। और दिल्ली के जो शासक थे उस समय पे, दिल्ली के शासक उस समय कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चाहमना डायनेस्टी या फिर चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश जो है उस समय वहां पे शासन कर रही थी। ठीक है, तो 1191 में पहली लड़ाई होती है तराइन की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। अब मोहम्मद गौरी चला जाता है। अब यहाँ पे गलती पृथ्वीराज चौहान ये करते हैं कि एक तो उनकी आपस में ही लड़ाई चलती थी उस समय। ठीक है, सब लोग उनसे जलते थे क्योंकि काफी ज्यादा बड़े रूलर थे।
लेकिन उनकी गलती ये थी कि अब उनको सावधान हो जाना चाहिए था कि आसपास के तो दुश्मन है ही मेरे, अब बाहर से भी दुश्मन आने लगे। उल्टा वो जो है काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो मैंने बाहर के लोग को भी हरा दिया। उसके बाद वो ज्यादा सेलिब्रेशन में जो है वो लीन हो जाते हैं, इंस्टेड कि वो अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर करे कि अब बाहर से भी इन्वेजन होना स्टार्ट हो गई है। ये उनकी एक गलती थी। जिसके बाद 1192 में 1192 में आपकी दूसरी लड़ाई होती है तराइन की, और इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी जैसे ही जीतता है उसके बाद ही आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, क्योंकि इसको अपने राज्य में वापस जाना था, यहाँ तो इसको बैठना नहीं था। बाबर तो ये था नहीं कि यहीं पे रूल करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन इसके बदले में ये अपना स्लेव यानी गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये क्या करता है, अपनी गद्दी सौंप के चला जाता है। एंड ही स्टार्टेड द ममलूक या फिर स्लेव डायनेस्टी इन 1206, 1206 ईस्वी में ये अपनी स्लेव डायनेस्टी यानी जो आपका गुलाम वंश है उसको स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां से शुरुआत होती है बाबू दिल्ली सल्तनत की, और ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश हमें देखने को मिलता है, कौन सा, गुलाम वंश। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब दिल्ली सल्तनत में ढेर सारे वंश हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, बात करें तो मेडिवल इंडिया या भारत, हम लोग कह सकते हैं दो एजेस के बीच की बात है, एक आपका एंशिएंट और एक आपका मॉडर्न, उसके बीच में आपका मेडिवल आता है। यूरोप में जो इसको माना जाता है, जैसे ही रोमन एम्पायर गिरता है उसके बाद सॉरी, ठीक है, रोमन एम्पायर जैसे ही गिरता है उसके बाद जो रेनाइसा आता है, जो रिवाइवल पीरियड आता है, उसके बीच का जो टाइम था वो आपका मेडिवल इंडिया था। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप था। इंडिया में कौन सा टाइम है, 11th से 17th सेंचुरी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा टाइम लाइन था, तो याद रखिएगा। हिस्ट्री जो है यहाँ पे एक तरह से इतिहास अपना जो पथ है वो बदल लेती है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स का आगमन होता है, मुस्लिम इन्वेजन होता है जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ डेट से बाबू आपकी टाइमलाइन दी हुई थी, उसको याद रखिएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत 1206 में, विजयनगर एम्पायर जो हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तैमूर कब अटैक करता है 1398 में, मेवाड़ कब आपका वापस से रीएस्टेब्लिश होता है 1326 में, और 1347 में बहामनी सल्तनत बनती है। ये कुछ मेजर डेट्स है जो आपकी शुरुआत में दी हुई है बुक के टाइमलाइन में, इसको याद रखना। आगे आते हैं। अब सबसे पहले जो इन्वेजन होता है, मैंने आपको कहा कि कौन लोग इन्वेजन करते हैं, जो तुर्क होते हैं, अफगान होते हैं, वो इन्वेजन करते हैं। तुर्क कौन है भाई, जो सेंट्रल एशिया से आए, क्या आज का जो साइबेरिया या तुर्की का इलाका है वो। अब ये आते क्यों थे, ये जो इन्वेजन मैंने आपको बताया, चाहे वो गौरी का हो, चाहे वो आपका कासिम का हो या गजनी का हो, क्यों आते थे, इसके तीन कारण थे। एक तो यहाँ पे अपार संपत्ति थी, आपको पता है भारत जो है सोने की चिड़िया रहा है हमेशा से। इनको अपना क्षेत्र बढ़ाना था, टेरिटोरियल एम्बिशंस थे भाई इनके, और अपना धर्म जो इस्लाम था उसको इनको फैलाना था। ठीक है, तो ये तीन मेजर कारण थे जिसकी वजह से ये इन्वेजन्स या आक्रमण भारत के ऊपर होते थे। ठीक है, आगे आते हैं। 5 जो डायनेस्टी आई, सबसे पहले आता है आपका मामलुक या फिर गुलाम वंश। अब गुलाम वंश इसका इसीलिए नाम था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था आपका गौरी का, उसके बाद इसका स्लेव बनता है, फिर उसका स्लेव, मतलब स्लेव ही इसमें रूलर्स मेजॉरिटी में रहे हैं, इस कारण से इसका स्लेव डायनेस्टी नाम रहा है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद और लोदी। अब हम लोग इसमें सारे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ हम जो एक ही रूलर जो है हर एक डायनेस्टी से पढ़ने वाले आपकी किताब में जितने मेंशन्ड है। स्लेव डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, खिलजी में हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, तुगलक में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को, और इनको तो पढ़ना ही नहीं है, लोदी में हम लोग पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी को। ठीक है, और उन्होंने जो मेन काम की है आप बस वही याद रखना। ठीक है, इस 20 मिनट सीरीज में हम लोग इसी तरीके से बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया डिफीट ऑफ किंग पृथ्वीराज चौहान की हार होती है आपकी 1192 में, किससे, तो
मोहम्मद गौरी से। ये मैंने आपको बताया, आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ जो है काफी वॉयलेंट सक्सेशन हमें देखने को मिलता है। 1206 से 1526 तक, मतलब करीब 320 साल तक जो है आपका ये दिल्ली सल्तनत रहती है। लेकिन इतना ज्यादा रूलर्स चेंज होते थे ना, स्टेबल रूलर नहीं होता था। मतलब कोई आया, उसको उसके बेटे ने मार दिया, किसी को किसी ने मार दिया, यही बस चलता था। और एवरेज इनका रूलिंग टाइमलाइन जो है वो महज 9 साल हुआ करती थी, ठीक है, जो कि काफी कम है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको जानने की ज्यादा नीड नहीं है, बस इतना याद रखना कि वो फाउंडिंग रूलर था किसका, स्लेव डायनेस्टी का। और उसने कुतुब मीनार बनाया है, जिसको 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। यही आपके बुक में मेंशन्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं। बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये आपका रहता है 1296 से 1316 के बीच में, ठीक है। कब से कब तक? 1296 से 1316 के बीच। इसके जो है वो आप कह सकते हैं अंकल या बड़े पापा जैसे हम लोग कहते हैं, वो इसके पहले रूलर थे। एंड उन्होंने ही फाउंड किया था इस डायनेस्टी को, खिलजी वंश को, जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अब ये जो है उनको, उनकी हत्या करके ये रूलर बनता है। और जो बेसिक चीजें इसने की थी, पहला इसने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए थे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। मतलब दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे बड़ा हुआ। सबसे बड़ा आपका दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे होगा। तो इनके टाइम पे ये मत सोचना दिल्ली सल्तनत पूरे आपके इंडिया में है। दिल्ली सल्तनत नाम ही है क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ थी, ठीक है। तो ये एक जो मिथ है उसको समझ जाना कि वो गलत है, कि पूरे इंडिया में नहीं था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाबू कि इसने हमें मंगोलों से बहुत बचाया है। अगर अलाउद्दीन खिलजी नहीं होता तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम पर भी मंगोल इन्वेजन हो जाता, ठीक है। मंगोल वही चंगेज खान के अंदर कर, ठीक है। और इसने सदर्न पुश भी दिया, जैसे इसने बहुत सारे आपके ना हिंदू सेंटर्स पे अटैक किया, ये याद रखिएगा। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से हिंदू सेंटर्स थे जिसपे आपके अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। मैं होमवर्क जो है, जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा, वो मैं बीच में ही बताऊंगी, ताकि मुझे पता चले किसने पूरी वीडियो देखी है, किसने बस लास्ट में स्किप किया है। और पूरी देखोगे तो आपके ही लिए फायदा है, बस 20 मिनट का काम है, खाना खाते खाते भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसका एक जनरल था, इसका गुलाम ही था, मलिक काफूर, जिसको ये हर जगह भेजता था कैंपेन्स के लिए। तो साउथ में अपना रूल बढ़ाने के लिए साउथ इंडिया में ये मलिक काफूर को भेजा करता था। तो आपको बस 3 बातें याद रखनी है कि इसने बहुत, एक तो बहुत ज्यादा लूटा है इसने भारत को, इसी ने नहीं पूरे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने लूटा है। उसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। डिफेंस इसने जो है वो सुरक्षा अपनी की मंगोल इन्वेजन से, और इसने इसमें बहुत ज्यादा हिंदू सेंटर्स पे अटैक किया, ठीक है। और साउथ में किसको भेजा? मलिक काफूर को। ये अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर कहता था कि मैं सिकंदर सानी बनूंगा, सेकंड अलेक्जेंडर। इसने अपने सिक्कों में यही लिखवाया है खुद को, सेकंड अलेक्जेंडर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद बात करें, आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे सबसे बड़ी रही थी दिल्ली सल्तनत, ठीक है। मौर्यों के बाद अगर किसी ने सबसे बड़ा एम्पायर अभी खड़ा किया तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के जो पिताजी थे गियासुद्दीन तुगलक, उन्होंने जो है वो तुगलक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। लेकिन इनके बेटे को काफी जल्दी थी, मतलब ये भी काफी मतलब यंग नहीं था, ये भी एक एज तक पहुंच गया था, लेकिन इसके पिताजी जा ही नहीं रहे थे। तो इसने प्लान करके उनकी डेथ को, उनकी जो है वो हत्या करवा दी और ये रूलर बन गया। सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई था पूरी दिल्ली सल्तनत में तो यही था। लेकिन होता है ना कि आप कभी कभी टाइम से आगे चलते हो तो जनता आपका साथ नहीं देती। इसने ऐसे ऐसे पॉलिसीज लाई जो जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जैसे सबसे पहले इसने कैपिटल को शिफ्ट किया, जो देवगिरी कैपिटल थी उसका नाम दौलताबाद किया। दिल्ली से दौलताबाद जो है वो कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। 1000 किलोमीटर की दूरी थी दोनों के बीच। अब कैपिटल शिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले तो ये जान लो कि कैपिटल शिफ्ट क्यों किया। इसका मानना था ये जो पूरी दिल्ली सल्तनत है उसके बीच में अभी जो है वो देवगिरी आएगा, यानी दौलताबाद। तो मैं क्या करूंगा, बीच में रहूंगा। अब इसने गलती क्या की, कहा दिल्ली के जितने लोग हैं, सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा, दिल्ली के जितने लोग हैं वो सब दौलताबाद चले। सबको भेज दिया दौलताबाद। और 1000 किलोमीटर जो है फासला तय करके, उस समय एरोप्लेन तो होते नहीं थे कि फ्लाइट कराई पहुंच गई। 1000 किलोमीटर का फासला लोगों ने गर्मी में तय किया, काफी जाने गई।
फिर जब ये शिफ्ट करा देता है तो नॉर्थ साइड से काफी ज्यादा मंगोल इन्वेजन का खतरा बढ़ जाता है, जिसके बाद ये वापस बोलता है चलो वापस चलो, और उसके बाद वापस दौलताबाद से दिल्ली लोग जाते हैं, जिसके कारण आप ही सोचो लोगों के मन में नहीं आएगा ये, अच्छा इसका इमेज नहीं बनेगी। तो ये एक पहली चीज की थी। सेकंड लेकर आए थे टोकन करेंसी। टोकन करेंसी बाबू आज के टाइम पे चलती है। आप नोट देखोगे, नोट की वैल्यू भी अगर उसके ऊपर गांधी जी ना हो तो वो महज एक पेपर का टुकड़ा है ना। तो वही नोट जो है उसके ऊपर आप 500 लिख दो और गांधी जी की फोटो और कुछ डिजाइन बना दो तो आपका 500 का नोट बन जाता है, उसकी वैल्यू हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे आपके सोने और चांदी के सिक्के चल रहे थे जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट थे। सोना वो एक्चुअल में सोना था, तो उस समय पे इसने कहा कि आप चांदी सोने इन सब के सिक्के जमा कर दो, मैं आपको ब्रास और कॉपर के सिक्के दूंगा, उस पर जितनी वैल्यू लिखी होगी उतनी ही वैल्यू होगी जितने सोने के सिक्के की होगी, जैसे आज के टाइम पे चलता है पेपर नोट। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, नोट डिफरेंट है, आप चेक कर सकते हो। उस समय सिक्का चेक करने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं था, तो लोग अपने घरों में सिक्के बना रहे थे, जिसके बाद पूरी इकोनॉमी गिर जाती है और ये मैसिव फेलियर होता है। ठीक है, जालसाजी होती है और पूरी इकोनॉमी यहाँ पे गिर जाती है, और ये दो चीजें जो है वो काफी गलत हुई एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। ठीक है, आगे आते हैं। अब इनकी सल्तनत की लाइफ कैसे होती थी, पहले तो ये समझ लो बहुत इजी है कि बहुत हमारे ही पैसों से बहुत ऐश वाली लाइफ जीते थे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हमसे टैक्स लेते थे, खासकर हिंदुओं से ये जजिया लेते थे, आपको पता होगा। ठीक है, नॉन हिंदू मतलब जो नॉन मुस्लिम थे उनसे जजिया कर लिया करते थे, जिसको अकबर ने बाद में हटा दिया था ऑफ कोर्स। ठीक है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। दो चीजें याद रखिएगा, इकोनोक्लास्ट, ये हमारी मूर्तियों को तोड़ देते थे, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा और कोई गॉड नहीं है। ठीक है, तो ये मानते थे कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, वो एंटिटी को आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैसे दिखते हैं, तो इन्होंने कई सारी मूर्तियां कई सारे मंदिर हमारे तोड़े हैं। ठीक है, जजिया कर लगाया था, एक डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स था कि अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करें देन हिंदुओं को या जो भी नॉन मुस्लिम है उनको टैक्स देना पड़ेगा, और ये काफी भारी कर होता था। इसके कारण इस कर से बचने के लिए काफी हिंदू मुस्लिम में चेंज हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये जो है दो चीजें इन्होंने की थी रिलीजियस पॉलिसीज में। अब इसी बीच एक और बड़ा जो है वो झटका लगता है हिंदुस्तान को, और वो झटका होता है बाबू तैमूर का अटैक। 1798 में हमें तैमूर का अटैक जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब 1398 में हमें तैमूर का अटैक देखने को मिलता है, जब मोहम्मद शाह तुगलक, मतलब तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, मोहम्मद शाह तुगलक जो है वो रूल कर रहे थे। तैमूर आता है, धन फैलाने के लिए आया था, लूटने के लिए आया था, दिल्ली को तबाह कर देता है, और ऐसा तबाह करता है कि दिल्ली वापस से बनने में उसको कई साल लग जाते हैं, मतलब लाशों का ढेर, स्केल्टन जो है उसका ढेर खड़ा हो जाता है। सोचो इतना ज्यादा दिल्ली को इसने किया था। तो आप बस क्या याद रखोगे, तैमूर का अटैक कब हुआ था, बस इतना याद रखना, और ये कहाँ से आया था, सेंट्रल एशिया से आया था, मध्य एशिया से आया था। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। अब इसने एम्पायर को काफी खत्म कर दिया था एक तरह से, जिसके बाद आपका खुसरो खान आता है और वो सैयद वंश स्टार्ट करता है, लेकिन वो सैयद वंश काफी कम समय के लिए रहता है, जिसके बाद लोधी वंश स्टार्ट होता है। और लोधी वंश का आखिरी शासक आपका कौन था, लोधी वंश का आखिरी शासक था आपका कौन, इब्राहिम लोधी, जिसके बारे में लोग मुगलों के बारे में जब पढ़े होंगे तब डिटेल में जानेंगे, इब्राहिम लोधी। ठीक है, अब इब्राहिम लोधी जो है एक तरह से अपने आप को काफी सुपीरियर समझता था, तो वो नोबल्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, मतलब उसके दरबार में जो लोग रह रहे थे तो वो नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं करता था। जिसके बाद क्या हुआ कि एक नोबल था इसका जिसकी इसने डिसरिस्पेक्ट की, और वो फिर अपने फादर को बोल देता है, और इसके फादर मतलब वो उसका कजन ही होता है वो नोबल बेसिकली, और उसके फादर थे दौलत खान लोधी, यानी इब्राहिम लोधी के अंकल। फिर वो बुलाते हैं वहां से एक बहुत बड़े शासक को, कहां से, सेंट्रल एशिया से ही, बाबर को। बाबर को इनविटेशन दिया जाता है, और 1526 में बाबर की लड़ाई होती है इब्राहिम लोधी के साथ एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई, जिसका क्या होता है डिसीजन आपको ही पता है। ठीक है, बाबर की जीत होती है, मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा दिल्ली सल्तनत यहाँ पे कवर किया है। जो भी आपको ये पीडीएफ जो है, जैसे ही वीडियो आपके पास जाएगी टेलीग्राम पे
उसी समय अपलोड कर दिया जाएगा ये पीडीएफ भी। तो आप टेलीग्राम पे सिंपली बाबू स्कूल शिक्षा सर्च करो, या फिर अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम की लिंक होगी, ये स्कूल शिक्षा, आप ये वाला स्पेलिंग टाइप करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये पीडीएफ आप खुद ही पढ़ लेना, मतलब खुद आप अभी हमने जो समझा वो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ में विजयनगर एम्पायर भी। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये सीरीज कैसी लगी, कि आप चाहते हो कंटिन्यू हो, जरूर बताइएगा। और अगर ये पूरा का पूरा चैप्टर या सोशल साइंस सब कुछ आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे अभिमन्यु बैच से भी जुड़ सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी दिल्ली सल्तनत की पूरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग मुगल एम्पायर या जो आपका विजयनगर एम्पायर है उस पर होगी। आपको कोई भी टॉपिक जो पढ़ना है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगी। हिस्ट्री नहीं, आपका सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिस पे भी चाहिए। और क्लास 11 के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये सीरीज जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, जो भी डाउट हो वो कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।